वेलकम टू मेडिकली जादू चैनल जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वाइज समरी हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बायोलॉजी का। तो चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसमें 11th क्लास के लेक्चर्स लेते हैं, मतलब 11th क्लास से, है ना। चलो, तो 11th क्लास में समरी स्टार्ट करते हैं। तो सारांश बोलते हैं हिंदी में। जीव जगत वाले से स्टार्ट करते हैं। आप बताना कि फ्लिपिंग अच्छी आपको अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा। अगर फ्लिपिंग होगी तो मैं अगली बार से एडिट करने का सोचूंगा। अभी जल्दी में आपका वीडियो रिकॉर्ड करने का सोच रहा हूँ, अभी टाइम मिला है मुझे। तो देखो, तो आपका पहला चैप्टर होता है जीव जगत। इसमें अगर हम देखें तो समरी में क्या क्या है, फटाफट इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। सबसे पहले असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है। इसमें क्या हुआ है, असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान और उनका वर्गीकरण किया गया, मतलब कोई नंबर नहीं है, तो याद रखना असंख्य है पादप, कोई गिनती अगर आपको देते तो गलत हो जाएगा इस चैप्टर से, है ना। पादप और प्राणियों की पहचान और उनका वर्णन किया, असंख्य। बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में भले ही दिया गया है डेटा, पर यहाँ से अगर लाइन उठ के आती है तो इसको सही मानना है, असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्गीकरण किया गया है। फिर यहाँ से क्या कह रहा है, वर्गीकृत के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। मतलब हमारे जो वर्गीकृत के मूलभूत आधार है, सबसे पहला कौन सा, पहचान, नामकरण, वर्गीकरण, ये इंटरनेशनल लेवल पर कोड किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास, बहुत से वर्ग पद होते हैं जिन्हें प्रायः वर्ग की संवर्ग अथवा टैक्सा कहते हैं। बहुत सारे वर्ग और पद होते हैं जिनको क्या बोलते हो आप, टैक्सा या संवर्ग कहते हैं। फिर क्या आता है, हर्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क में संदर्भ के लिए परिरक्षित किया जाता है। ये आने नहीं वाला, ये रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट हम लेते हैं सेकंड चैप्टर। आप बताना फ्लिपिंग को अवॉइड करें या फिर आपके सामने इसे पलट सकते हैं। सेकंड चैप्टर आता है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण के अगर हम सारांश की बात करें तो इसके सारांश में इंपॉर्टेंट लाइंस देखते हैं यहाँ से। इनमें उपापचयी संबंधी विविधता अत्यंत वृहत है। मतलब इनमें क्या होता है, उपापचयी संबंध विविधता ज़्यादा बड़े लेवल पर है। मतलब मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ऐसा आप अगर इंग्लिश में थोड़ा सा समझ सकते। इधर क्या कह रहा है, कुछ अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायरोइड और लाइकोन को वर्गीकरण के 5 जगत प्रणाली, याद रखना ये सेल नहीं होते हैं। आप सबको ये तो याद रहता है कि वायरस सेल नहीं है, पर ये तीनों लोग भी सेल नहीं है। वायरस, वायरोइड और लाइकन, आई थिंक प्रायोन भी नहीं है, यहाँ लिखा नहीं है, पर आपको मालूम होना चाहिए प्रायोन भी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग बोलो तो ये बैक क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं, आप लोग बताना कमेंट में। थर्ड चैप्टर आता है हमारे पास वनस्पति जगत यानी कि प्लांट किंगडम। चलो, इसकी मेरे पास ट्रिक्स भी एग्जांपल्स की अगर आप बोलोगे तो देखते हैं, जैसे जैसे आपकी डिमांड्स आती है। तो प्लांट किंगडम में हमारी इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, थैलेसाब रहता है, सरल रहता है, स्वपोषी, मुख्यतः जलीय जीव है। कैसे होते हैं, सरल, थैलेसाब, मुख्यतः जलीय जीव होते हैं। ये आपको याद रखना, थैलेसाब होते हैं। थैलेसाब मतलब थैलॉइड बॉडी, मतलब कोई उसमें विभेदन नहीं हुआ है, ठीक है। विभेदन मतलब जड़ तना पत्ती या कुछ उतना स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ है। भोजन संग्रह के प्रकार के आधार पर शैवाल को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। शैवाल प्रायः विखंडन द्वारा कायिक प्रवर्धन करते हैं। शैवाल कैसे करते हैं, कायिक प्रवर्धन करते हैं। ये लाइन को लेकर थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। इस लाइन में इस बार कुछ अपडेट हुआ है एनसीईआरटी में, शैवाल प्रायः विखंडन द्वारा कायिक प्रवर्धन करते हैं। शायद ये वाली लाइन, ये जो इधर चैप्टर में कुछ हटा दी गई है या फिर यही वाली लाइन, कुछ तो हुआ है, आप बताना। फिर लैंगिक कोशिकाएं समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी हो सकती है। मतलब जो आपकी लैंगिक कोशिकाएं होती है, मतलब सेक्सुअल सेल, वो कैसी हो सकती है, समयुग्मकी हो सकती है, असमयुग्मकी हो सकती है, विषमयुग्मकी भी हो सकती है। लिवरवट, थैलेसाब तथा पृष्ठाधार होता है। मतलब लिवरवट कैसा होता है आपका, थैलेसाब होता है, थैलस की तरह होगा, और पृष्ठाधार मतलब चपटा होगा, डॉर्सोवेंट्रल होगा। कौन, लिवरवट, याद रखना। फिर यहाँ पर लाइन दी है हमारे पास, युग्मनज से बहुकोशिक रचना बनती है। मतलब ये जायगोट होता है, जायगोट कैसे बन जाता है, बहुकोशिक रचना बना लेता है। ब्रायोफाइटा लिवरवट और मॉस में विभक्त होता है। ये लाइन भी याद रखना कि ब्रायोफाइट लिवरवट और मॉस में विभक्त रहता है। यहाँ पर लिखा है कि युग्मनज से बहुकोशिक रचना बनती है, बीजाणु उद्भिद कहते हैं। और जो युग्मज से बनती है उसको क्या बोलोगे आप, बीजाणु उद्भिद। डिप्लॉयड होता है, ये 2n होता है। इसमें अगुणित बीजाणु बनते हैं, बीजाणुओं से युग्म उद्भिद बनते हैं। मतलब अगुणित बीजाणु बनते हैं और बीजाणुओं से क्या बनते हैं, युग्मक उद्भिद। मतलब इसका लाइन समझो।
अगुणित बीजाणु बनेंगे। जब ये डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड से क्या होगा, मियोसिस यानी कि मियोटिक डिवीजन से अगुणित बीजाणु बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, और बीजाणु से क्या होगा, युग्मकोद्भीद, मतलब बीजाणु फिर जर्मिनेट करते हैं, मतलब अंकुरण होता है बीजाणु का, याद रखना, और उससे क्या बनता है, गैमेटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड हो जाता है। ठीक, थोड़ा सा अभी ब्लरनेस हो रही होगी तो आप लोग मुझे टेक्निकली थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए हेल्प कर सकते हो, कमेंट्स करके बताओ कि कैसे आगे मैं इंप्रूव करने का सोचूंगा हर वीडियो से। अभी पहला हम बना रहे हैं तो इसके हिसाब से हम देखते हैं कि कम से कम टाइम में कैसे ज़्यादा कंटेंट देते हैं। इन्हें वृद्धि के लिए ठंडे नम स्थानों की आवश्यकता होती है। इनको क्या होता है, वृद्धि के लिए ठंडा लगता है और नम स्थान की आवश्यकता होती है। किनको, हमने स्टार्ट करने से पहले लाइन ही नहीं बोला, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में क्या होता है, ठंडा नम स्थान की जरूरत होती है। ये लाइन आउट किया जाएगी तो देख लेना। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में बीजांड किसी अंडाशी भित्ति से ढका नहीं होता। इंपॉर्टेंट लाइन है कि अंडाशी भित्ति नहीं रहती बीजांड में, मतलब ओव्यूल में कोई भी उसकी ओवरी की वॉल नहीं रहती है। ठीक, ये धानियाँ बीजाणु पर्ण में होती है। ये देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु उत्पन्न करते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या क्या बनाते हैं, छोटे वाले बनाते हैं बीजाणु और बड़े वाले बनाते हैं, दो टाइप के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिम्नोस्पर्म में दो टाइप के बीजाणु बनते हैं, हेट्रोगैमेटी बोलते हैं। हेट्रोगैमेटी बोल रहा है, हेट्रोस्पोरी, गैमेट मतलब तो युग्मक होता है। जो लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी बीजांड में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं ये, लघु वाले लघु में और गुरु वाले गुरु बीजाणुधानी में बनेंगे। ये धानियाँ बीजाणु पर्ण में होती है। बीजाणुधानी किस में होती है, बीजाणु पर्ण में। इधर का पोर्शन तो आई थिंक हट चुका है, देखते हैं। ठीक है, ये 12th में पढ़ लेते थोड़ा। आई थिंक कि ये वाला एक बता सकते छोटा सा, क्लेमाइडोमोनास सवाल होता है, साइकस जिम्नोस्पर्म होता है, सेलेजिनेला टेरिडोफाइट होता है, स्फैग्नम मॉस होता है। नेक्स्ट है हमारा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की समरी का आते फास्ट फॉरवर्ड। देखिए क्या बोल रहा है, कोशिका संगठन मतलब सेल लेवल है, गुहा है, खंडी भवन है, बार बार ये ब्लर हो जा रहा है, खंडी भवन, पृष्ठ रज्जु आदि प्राणी जगत के बेस है। अच्छा, बेसिस के ऊपर इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि फंगस का एक बार बेसिस पूछा हुआ है। तो आधार क्या क्या है, कोशिका संगठन है, सम्मिति है, गुहा है, खंडी भवन है, पृष्ठ रज्जु है, ये सब एनिमल किंगडम के बेसिस है इनको बांटने पर। जो संघ और वर्ग के विशिष्ट लक्षण होते हैं, देखो पॉरीफेरा में क्या होता है, बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, पता है आपको। पॉरीफेरा में भी सेल होते हैं, पर आपको ये याद नहीं होगा कि बहुकोशिकीय होते हैं ना, ये याद रख लेना कि बहुत सारे सेल हो जाते हैं। जो कोशिकाओं स्तर का संगठन तथा कशाबी कीप कोशिका का मुख्य लक्षण, मतलब इसमें क्या होता है, मेनली कोइनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, सिलेटेड सेल होते हैं। फिर कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास, ये सामान्यतः आपके जो सिलेंट्रेटा है उसमें स्पर्शक, दंशकोरक, नाइडोब्लास्ट पाए जाते हैं, जो सामान्यतः जलीय, स्थिर तथा स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, स्थिर होते हैं और स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं। जलीय, स्थिर और स्वतंत्र तैरने वाले, मतलब जो आपके सिलेंट्रेट्स है कैसे होंगे, ज़्यादातर जल पानी में रहेंगे, सभी जल में नहीं रहते, सामान्यतः लिखा है, स्थिर रहते हैं या स्वतंत्र हो सकते हैं। पॉलिप मेड्यूसा है ना, देखे थे। टीनोफोरा लवणी तथा कंकत पट्टिका वाले जीव होते हैं। टीनोफोरा कैसे होते हैं, लवण में भी रह सकते हो और उनके पास सिलेटेड पट्टिका रहती है, कॉम्प्लेट बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस प्राणियों का शरीर चपटी और द्विपार समिति वाला होता है। परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थिस स्पष्ट चूषक और अंकुश होते हैं, मतलब जो परजीवी रहते हैं, जो दूसरे के ऊपर जीवित रहते हैं, दूसरे के पोषण लेके जीवित रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसको ऐसे याद कर लेना आप परजीवी को, कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो चपटे कृमि प्राणियों का शरीर चपटी तथा द्विपार समिति वाला होता है। परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थिस में स्पष्ट चूषक और अंकुश होते हैं, मतलब सकर्स और ये होते हैं हुक। एस्केहेल्मिन्थिस कूट प्रगुई वाले गोलाकृति प्राणी होते हैं, इन्हीं में बस पाई जाती है कूट, मतलब स्यूडोसिलम, और किसी में नहीं मिलता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीलिडा कैसा रहता है, खंडित होता है, विखंडितः खंडित होता है, जिसमें सिलोम होती है, बाह्य और अंतखंड एकीकृत एवं गुदा होते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पर आई एम ट्राइंग टू होल्ड, उसी हाथ से होल्ड करना, 1 मिनट। अगर मैं सिर्फ नॉर्मली पढ़ूँ तो आपको समझ में आएगा ना। देखो, में बाह्य अथवा अंतखंड एकीकृत एवं गुदा होते हैं, मतलब क्या क्या होता है इनमें, बाहर से भी इनकी बॉडी सेगमेंटेड रहती है और अंदर से भी रहती है, दोनों तरफ से सेगमेंट है, बाहर से भी सेगमेंटेड रहेगी और अंदर से भी। एन्यूल बोलते हैं ना, इनका नाम उन्हीं से पड़ा है, एनेलिडा, एन्यूल से। देखो, मोलस्का की बात करें तो कैल्शियम कवच से ढका होता है और बाहरी कंकाल काय का बना होता है, काइटिन का। इकाइनोडर्म की त्वचा कांटेदार होती है, क्योंकि उनका इकाइनस मतलब नाम ही उनका वो है ना, कांटेदार।
स्पाइनी बॉडी। इन प्राणियों का मुख्य लक्षण जल संवहन तंत्र होता है। याद रखना, जल नाल तंत्र नहीं, जल संवहन तंत्र होता है। पॉरीफेरा में होता है आई थिंक जल नाल तंत्र, आप लोग कंफर्म करके बताना। जल संवहन तंत्र होता है इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्म कृमि की तरह प्राणी होते हैं, मतलब वर्म लाइक होते हैं। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कहाँ होते हैं? लवण, मतलब समुद्री पानी में रहता है। इन प्राणियों का शरीर बेलनाकार होता है, जिसमें शुंड, कॉलर और वक्ष होते हैं। क्या क्या होता है इनमें? शुंड, कॉलर और वक्ष होता है, याद रखना। संघ कॉर्डेटा के प्राणियों में नोटोकॉर्ड या तो प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में अथवा जीवन की किसी अवस्था में पाई जाती है। नोटोकॉर्ड मतलब कि या तो एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड पाई जाए या जीवन की किसी भी अवस्था में, उसको हम क्या बोल देते हैं? नोटोकॉर्ड, यानी कि कॉर्डेटा बोल देते हैं। नोटोकॉर्ड पाई जानी चाहिए। इसके दूसरे सामान्य लक्षण पृष्ठीय, खोखली, तंत्रिका रज्जु तथा क्लोम छिद्र होते हैं। क्या क्या रहता है? पृष्ठीय, पृष्ठीय मतलब पीठ पर, खोखली खाली, तंत्रिका रज्जु रहती है और क्लोम छिद्र रहते हैं, ये हमारे फेरिंग्स के पास गिल स्लिट्स रहते हैं। ठीक। कुछ कशेरुकी प्राणियों में जबड़ों का अभाव होता है, अग्नैथा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ग्नेथोस्टोमेटा, जिसमें जबड़े होते हैं। सोचो जबड़े ही नहीं इनके पास। साइक्लोस्टोमेटा एग्नेथा है, मतलब जबड़ा ही नहीं था, दांत ऐसे ही लगे रहते हैं बिना जबड़े के। ये अत्यंत प्राचीन कॉर्डेट होते हैं। ये कॉर्डेट तो है बहुत पुराने हैं। कौन से हैं? किनकी बात कर रहा है ये? और मछलियों के भाई, मतलब ये साइक्लोस्टोम की बात रखना, याद रखना। साइक्लोस्टोम सबसे प्राचीन कॉर्डेट है और मछलियों के ऊपर परजीवी रहता है। अंता की बाहे, बताओ मुझे, ऊपर रहता है मछलियों के कि अंदर चले जाता है? सोच के देखो। गिनेथोस्टोमेटा को दो अधिवर्ग में विभाजित किया गया है, पाइसिस और टेट्रापोडा। ये वाला एक बार दिखा दूँ क्या आपको? बहुत इजी रहता है। देखो ये वाला, देखो वर्टिब्रेटा क्या है हमारे पास, ठीक। फिर डिवीज़न है, डिवीज़न गिनेथोस्टोमेटा और एग्नेथा। एग्नेथा आगे साइक्लोस्टोमेटा बहुत प्राचीन पूर्वज है कॉर्डेटा का बताया। और जो गिनेथोस्टोमेटा है वो दो है, पाइसिस और टेट्रापोडा, ठीक। सुपर क्लास, याद है? सुपर क्लास पाइसिस, टेट्रापोडा, वर्ग कॉन्ट्रिक्टिज, ऑस्टिक्टिज, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एवीज, मेमेलिया। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको मालूम है इन सबको मिला के वो बोलते हैं, एक होता है वर्टिब्रेटा, ये सब कुछ तो था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैं देख के बताऊंगा दूसरे वीडियो में, इवोल्यूशन वाले में, ठीक है। या इंग्लिश के एनसीईआरटी से भी बता सकता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले भी बोल सकते हैं अगर इंग्लिश का रिवीजन कराना है तो। मेरे पास दोनों एनसीईआरटी हैं। तो हम वापस आते हैं, नेथोस्टोमेटा को दो में बांटे, पाइसिस और टेट्रापोडा, ठीक है। अभी बता दिया, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉन्ड्रा मतलब ही होता है कार्टिलेज, तो बाह्य कंकाल उनका किसका रहता है? उपास्थि, मतलब कॉन्ड्रा, कॉन्ड्रिन प्रोटीन का रहता है। कार्टिलेज क्या होता है? जैसे आपकी नाक है, कान है, ये लचीले रहते हैं उस टाइप से, ठीक। ये हो गया। इधर आई थिंक इम्पॉर्टेंट लाइन ये बस याद रखना, मछलियाँ उभयचर सरीसृप असमतापी होते हैं, मतलब तापमान को नियंत्रित नहीं करते। और सरीसृप की त्वचा सूखी और कैरेटनाइज्ड रहती है। सांपों में पैर नहीं होते, याद रखना। बोलेगा कि सभी सरीसृप में पाद रहते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सांप में नहीं रहते, सांप को इमेजिन कर लेना, ठीक। पीछे वाले पैर चलने, तैरने, टिकने, पक्षी साध, आलिंगन के लिए अनुकूल है। आलिंगन मतलब मीटिंग करने के लिए या फिर कॉपुलेशन के लिए, पकड़ने के लिए, ठीक है। स्तनधारियों के विशिष्ट लक्षणों में स्तन ग्रंथि और बाल रहते हैं और सामान्यतः बच्चे देते हैं, ठीक। ये वाला करके देखें, इसका कमेंट करोगे क्या कोई? क्या आंसर है इसके? देखते फिर। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास, पादप और प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। क्या लिखा है? पृथ्वी पर जीवन के विविध स्वरूपों का वर्णन केवल अवलोकन के आधार पर किया गया है, मतलब अवलोकन करके हमने अलग अलग स्वरूप बताए, सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा किए गए। इस वर्णन में व्यापक तौर पर बाह्य और आंतरिक संरचनात्मक विशेषता को ध्यान में रखा गया, ठीक। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पुष्पी पादपों की आकारिकी। तो पुष्पी पादपों की आकारिकी की समरी निकालते हैं। इनके एग्जाम्पल की भी ट्रिक है बहुत अच्छी अच्छी, आप बस मुझे बोल दो क्या क्या चाहिए आप लोग को। देखो कुछ कुछ ना हिंदी में गलती रहती है, तो एक लाइन है जो मैंने इंग्लिश से लिख के रखा हूँ। देखो, लीफ इज़ अ लेटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम, मतलब लीफ किसका लेटरल आउटग्रोथ होता है? स्टेम का। स्टेम से बनती है ना पत्ती। एक्सोजिनसली एट दी नोड, नोड पे बाहर बनती है, याद रखना। यहाँ क्या लिखा है? तने के आकारिकी अभिलक्षण जैसे गांठों तथा पोरियों की अनुपस्थिति, बहुकोशिक रोम, धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती प्रकृति आदि की उपस्थिति से तने तथा मूल में अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। कैसे समझोगे आप? तने में क्या रहेगा? आकारिकी अभिलक्षण जैसे गांठ और पोरिया रहेगी, मतलब आपको तना कैसे पता चलेगा कि जड़ की तना? जैसे आलू में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो तना कैसे हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें गांठ और पोरिया रहती है ना, आँखें रहती है, तो उसे पता चल जाता है कि तना है। जड़ रहते तो क्या रहता है जड़ में? जड़ में गांठें तो नहीं रहती है, तो याद रखना। और जो तना होता है उसमें बहुकोशिक रोम रहते हैं, जैसे जड़ में रोम जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? एक कोशिकी रहते हैं, जबकि
तने में बहुकोशिक रहते हैं, मल्टी सेलुलर रहते हैं। तो ये धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती रहती है तना। पता नहीं मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ, पहला वीडियो इसलिए इतना नर्वस। मूल में अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। पत्ती तने की पार्श्वीय ऊर्ध्व पर गांठ से बहिर्जात रूप से में विकसित होती है। मतलब जो पत्ती होती है वो तने की कहाँ निकलती है, पार्श्व मतलब होता है साइड से, गांठ से बहिर्जात, ये इसी का इंग्लिश वर्जन लिखा मैंने, बहिर्जात एक्सोजिनसली रूप में विकसित होती है। ये रंग में हरी होती है तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करती है। बाकी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, तो आप ये भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। अगर आपको लग रहा है ना कुछ अलग से लाइन, तो यही है अलग लाइन।